बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा रो इशू हुआ है जिसका नाम है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। ये ऐसा रो 11 दिसंबर 2020 को इशू हुआ है और इसी डेट से इसे इफेक्टिव है। इसका नाम दिया गया है सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020। ये इस रूल्स ने 2020 के ये रूल्स जो आए हैं तो इन्होंने 1973 के जो ईएनडी रूल्स थे उसे रिपील किया है। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दी हुई हैं जो कि एक्सप्लिसिट इस रूल्स की डिफ़ाइन करने में, इसे अंडरस्टैंड करने में मदद देंगी और ये फौरी तौर पे एप्लीकेबल था। दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल था। इसमें एक्ट का बताया गया एक्ट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का है। एक्यूज का मतलब है जिसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए। अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसा कि अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स 1973 के रूल 6 में लिखा हुआ है, वो अथॉरिटी से मुराद है। अब यहाँ ये बताया गया कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अथॉरिटी होते हैं, तो उसमें जो अथॉरिटी के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो कोई ना कोई कैडर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई ऑफिसर करता होता है। तो इसमें बताया कि ये तमाम वो चीज़ें सिवाय किसी के खिलाफ इंक्वायरी या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के या हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंट करने के या फाइनल डिसीजन के, जो तमाम अख्तियारात हैं उस इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी जो भी परफॉर्म करेगा, जो रेस्पेक्टिव कैडर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसे हासिल होंगे। अदरवाइज अथॉरिटी का मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और यहाँ पे एक प्रोविज़ो और भी दिया गया है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, तो जो उनमें से हायर रैंक ऑफिसर होगा, जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बनेगी, वो उस ऑफिसर से सीनियर होना ज़रूरी है, रैंक में सीनियर होना ज़रूरी है, यानी अगर जॉइंटली इंक्वायरी होती है तो। अच्छा, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी है, जैसा कि सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977 में बताया गया है। चार्जेस का मतलब है कि जो एलिगेशंस वगैरह लगाए जाते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट का मतलब है तमाम गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ एजेके एंड गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसकी डेफिनेशन में शामिल है। हियरिंग ऑफिसर का मतलब है कि सीनियर रैंक का वो ऑफिसर जो कि उस अक्यूज से सीनियर होना चाहिए और अथॉरिटी अपॉइंट करे उसे अपॉर्चुनिटी पर्सन हियरिंग देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी, तो उसको हियरिंग ऑफिसर का नाम दें। इनएफिशिएंसी का मतलब है कि सिविल सर्वेंट अगर फेल हो जाता है एफिशिएंटली अपने सर्विसेज परफॉर्म करने में। इंक्वायरी कमेटी को डिफाइन किया गया है कि ये दो या दो से ज़ायद लोगों पे मुश्तमिल, जिसका कन्वीनियर हेड करेगा। ये अपॉइंट की जाती है जो अथॉरिटी, कि वो चार्जेस को इंक्वायर करे और उस पर अपनी रिकमेंडेशन दे। इंक्वायरी ऑफिसर जैसे कि इंक्वायरी कमेटी का है, तो अथॉरिटी किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करती है टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस। अब यहाँ पे आ जाते हैं मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट को बड़ा डिटेल में डेफिनेशन में वाज़ेह किया गया है कि मिसकंडक्ट से क्या मुराद होगा। मिसकंडक्ट से मुराद ऐसा है कि जैसे लीगल लैंग्वेज होती है कि अगर कोई शख्स, यानी शख्स से मुराद सिविल सर्वेंट, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964 के कंट्रेरी को डिसिप्लिन करे या ऐसा अटेम्प्ट करे कि वो पॉलिटिकली या एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू बेयर द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, प्रमोशन के सिलसिले में, ट्रांसफर, पनिशमेंट, रिटायरमेंट और अदर कंडीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट और हैविंग एंटर्ड इनटू द प्ली बार्गेन। यहाँ पे देखें ये एक बात है कि ऐसे लोग जो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लेते हैं, तो सिविल सर्वेंट के एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल 2020 के मुताबिक वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो जाते हैं। ऐसे लोग जो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लें, वो ईएनडी रूल 2020 के तहत मिसकंडक्ट उन पे चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, या यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉ एट द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड एंड हैज रिटर्न द एसेट्स आर गेन। प्ली बार्गेन जब किया जाता है तो जो करप्शन के थ्रू पैसे
लूटे हुए होते हैं या कोई ऐसे गेन्स हासिल किए होते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के और वो वॉलंटरी वापस कर दिए जाए, इसे प्ली बार्गेन कहते हैं। तो जो प्ली बार करने वाले ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। पेनल्टी का मतलब है जो कि इस रूल्स में प्रोवाइड किए गए, जैसे रूल नंबर 9 में पेनल्टीज का जिक्र है, माइनर पेनल्टीज है, मेजर पेनल्टीज है। और इसमें लीगल टर्म सब रूल 2 दिया गया है, 1 का 2 दिया गया है कि ये जो वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं वो एक्सप्लिसिट इसी रूल्स के मुताबिक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ या मीनिंग मौजूद नहीं है तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल होगी, या कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स या एसआरओ जो कि टाइम टाइम इन्फोर्स होगा वो उसकी डेफिनेशन को रेफर किया जाएगा। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टी। तो देखना ये है कि जो किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है उसके कोई ना कोई ग्राउंड्स होते हैं। तो अथॉरिटी इन रूल्स के तहत प्रोसीड करती है, जैसे कि कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी इनएफिशिएंट और हैज सीज्ड टू बी एफिशिएंट। उनके इनएफिशिएंसी को अगर कंसीडर करे अथॉरिटी या रिपोर्ट की जाए, रिपोर्ट विद इन द ऑफिस भी हो सकती है, आउटसाइड द ऑफिस भी हो सकती है। कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जैसा कि हम मिसकंडक्ट की डेफिनेशन को पहले देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर कोई पर्सन कंसीडर किया जाए या रिपोर्ट किया जाए कि वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है। कंसीडर्ड और रिपोर्टेड टू बी करप्ट बिकॉज, अच्छा इसकी करप्शन को दो पॉइंट में बताया गया कैसे हमने ये देखना है कि वो करप्शन के ज़िम्मे में आता है। ही वो या उसकी कोई डिपेंडेंट फैमिली में से या उसके बिहार पे कोई ऐसा बंदा है जो उसकी पोजेशन रखता है, वैल्यूएबल पोजेशन रखता है प्रॉपर्टी की सूरत में या वैल्यूएबल एसेट्स की सूरत में, जो कि उसके सोर्सेज ऑफ इनकम से बियॉन्ड हो। नंबर एक, इसको हम करप्ट कहेंगे, कंसीडर किया जाएगा कि ये करप्ट आदमी है। ही हैज़ assumed a lifestyle of living beyond his extensible means। वही उसी बात को थोड़ा सा मजीद बताया गया है, अपने लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसका वो उसके मीन्स ऑफ इनकम से बियॉन्ड हो, तो तब भी हम उसे इस रूल्स के मुताबिक कंसीडर किया जाएगा कि वो टू बी करप्ट है। उसके बाद डी में बताया गया है कि एंगेज्ड और इज रीजनेबली सस्पेक्टेड, वो एंगेज हो चुका है या उस पर ये शक किया जा रहा हो कि वो इसमें एंगेज है in subversive activities are reasonably suspected of being associated with others, engage in subversive activities, or is guilty of disclosure of information, secrets to any unauthorized person। कौमी सलामती की इंफॉर्मेशन हो सकती है या ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिन्हें कॉन्फिडेंशियल का दर्जा दिया गया है और वो डिस्क्लोज कर दे किसी अनऑथराइज पर्सन को, ऐसे शख्स के खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये ग्राउंड्स रूल नंबर 3 में बताए गए थे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हों जब ये उसके खिलाफ प्रोसीडिंग, किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 4, पेनल्टीज़ का। पेनल्टीज़ में दो तरह की पेनल्टीज़ डिफाइन की गई हैं, माइनर पेनल्टी है और मेजर पेनल्टी है। तो जो केस होता है, केस के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है तो उस केस के अंदर कौन सी पेनल्टी सिविल सर्वेंट को लगाई जाएगी। माइनर पेनल्टी के अंदर यहाँ पे चीज़ें दी हुई जिसमें सबसे पहले सेंश्योर होती है। सेंश्योर के बारे में मैं एक बात बताता चलूँ कि सेंश्योर पूरी सर्विस में एक दफ़ा हो सकती है, दूसरी दफ़ा फिर उसे मेजर पेनल्टी ही लगाई जाती है। दूसरे नंबर पे विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर विदाउट कॉमुलेटिव इफेक्ट, या ये हो सकता है कि उसकी जो सालाना इंक्रीमेंट है या नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स एक ख़ास पीरियड तक उसको रोक दी जाए, लेकिन रूल्स ने यहाँ पे पाबंद किया है कि वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और विदाउट कॉमुलेटिव इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक प्रोविज़न दी गई है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट के सिलसिले में, बड़ा रूल की क्लैरिटी आई है कि ऐसे लोग जो अपनी सुपरएनुएशन पे हैं या अपने पे स्केल के मैक्सिमम पे हैं तो उन पे ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। रूल्स में बड़ा क्लियर है कि ऐसे लोग जो सुपरएनुएट हो रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ पेनल्टी
या वो अपने सब पे स्केल के मैक्सिमम पे हैं, तो उन पे ये इंक्रीमेंट्स की माइनर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। उसके बाद है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज और स्टेजेस इन अ पे स्केल फॉर a specific period subject to a maximum 3 stages without cumulative effect के। एक तो है इंक्रीमेंट आप जो ड्यू होनी है और उसको रोक दें। दूसरी पेनल्टी ये है कि आपने जो इंक्रीमेंट उसने आदमी की हुई है उसको 3 मैक्सिमम 3 ईयर के जो पीरियड है 3 स्टेजेस की आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके स्टेज को, लोअर स्टेज को। उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, बड़ी खतरनाक पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है कि आप किस उसकी प्रमोशन को एक ख़ास पीरियड तक जो कि मैक्सिमम 3 ईयर हो सकती है उसके लिए आप उसे विद होल्ड कर दें। अदरवाइज देन द अनफिट फॉर प्रमोशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ये नहीं है कि वो प्रमोशन के लिए अनफिट ही है पहले से, आपने उसकी प्रमोशन को विद होल्ड कर देना है इन रूल्स के तहत जो ईएलडी के तहत कार्रवाई की जा रही होगी सिविल सर्वेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोविजन मौजूद है, वो कहता है कि ये जो प्रमोशन को विद होल्ड करने का है ये उस वक्त से स्टार्ट होगा जब उसका जूनियर ऑफिसर उससे उस अक्यूज्ड ऑफिसर से कंसीडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए रेगुलर बेसिस पे फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि ये पेनल्टी ऐसे किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ नहीं लगाई जाती कि जिसका चांस ऑफ प्रमोशन नहीं है, उसका प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है प्रमोशन का, या वो सुपरएनुएशन की स्टेज पे है, तो ऐसे शख्स पे ये माइनर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो हमने ये देखा माइनर पेनल्टी के हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, ए सेंश्योर, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज और विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन का। अब आ जाते हैं मेजर पेनल्टी के इसके। तो इस रूल का सब रूल 3 कहता है कि मेजर पेनल्टीज क्या हो सकती है। एक तो रिकवरी ऑफ एम्बेजलमेंट, अगर कोई एम्बेजल ने मनी की हुई है तो उसकी रिकवरी करनी चाहिए, रिकवरी की जाएगी मेजर पेनल्टी के तौर पे फाइनेंशियल रूल्स के तहत, उसकी तनख्वाह से काटेंगे या उसके बेनिफिट्स यहाँ पे, या अगर उसने गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो वो जो लॉस है वो रिकवर किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ उसने बताई है कि ये अमाउंट अगर पूरी तरह से उसकी पे से रिकवर ना की जा सके तो जो भी लॉ मौजूद है जैसे लैंड ऑफ लॉस जो हम कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, या बाकी जो लैंड लॉज हैं उसके मुताबिक बाकी अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। उसके बाद है रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट। माइनर पेनल्टी में लोअर स्टेज था, मेजर पेनल्टी में आप एक हायर पोस्ट है उसे लोअर पोस्ट की तरफ रिड्यूस कर देते हैं, उसके फ्रॉम द सब्सटेंटिव ऑफ द रेगुलर पोस्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई शख्स सुपरएनुएशन की स्टेज पे आ रहा है तो उस पर ये पेनल्टी नहीं इम्पोज की जाएगी। यहाँ लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल है, उस पर किसी भी सूरत में ये पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। वो ये नीचे उसके टर्म्स दिए हुए हैं इसी सब रूल 3 के बी का दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये मेजर पेनल्टीज का हिस्सा है। यहाँ 5 मेजर पेनल्टीज का जिक्र किया गया है। रिकवरी का जिक्र किया गया है, किसी भी तरीके से एम्बेजल्ड अमाउंट को रिकवर किया जाए। नंबर 2 के ऊपर बी के अंदर ऐसा कि उसको उसकी पोस्ट को लोअर लोअर स्केल पे कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। सब रूल 4 के अंदर डिसमिसल और रिमूवल में फ़र्क वाज़ेह किया गया है। द पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस शैल नॉट बट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ऐसे शख्स जिनको डिसमिस किया जाता है सर्विस से वो फर्दर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अख्तियार नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट में, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एजेके गवर्नमेंट और जीबी गवर्नमेंट। उसके बाद सब रूल नंबर 5 है। सब रूल 5 के तहत ये बताया गया है अगर
किसी कोर्ट से कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मौजूद ना हो जो कि किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने पास किया हो, तो ये कि ये जो इस ईएनडी रूल्स की प्रोसीडिंग है उसे डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि केस कोर्ट के अंदर है। तो सिर्फ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की सूरत में एज सच ये प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, अदरवाइज ईएनडी रूल के तहत प्रोसीडिंग की जा सकती है। यहाँ पे एक प्रोविजन दी गई है कि जहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है जुडिशल कस्टडी, अगर तो जुडिशल कस्टडी में ये पॉसिबल ना हो कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सके या साइड बाय साइड उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो अफेक्ट कर सकती है जो इंसाफ के तकाज़ों को या प्रिजुडिशल ऑफ द ट्रायल को, तो इंक्वायरी को डेफर किया जा सकता है अथॉरिटी अनटिल कि वो अक्यूज बेल पे रिलीज हो जाए या टर्मिनेट हो जाए उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। यहाँ ये बताया गया है कि अगर ये मुमकिन ना रहे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सके कोर्ट के ऐसे इशू की वजह से, कोई कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो सकता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स साइड बाय साइड चल रही हैं, तो ऐसी सूरत में प्रोसीडिंग्स को डेफर कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं रोल नंबर 5 की जानिब। 5 में सस्पेंशन एंड लीव से मुतल्लिक है। ये सस्पेंशन हम अक्सर आए दिनों में सुनते हैं कि जी फलां ऑफिसर सस्पेंड हो गया है, फलां के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। तो ईएनडी रूल्स 2020 के तहत सस्पेंशन और लीव को डिस्कस करते हैं। अथॉरिटी में जो पॉइंटिंग अथॉरिटी है वो किसी भी सिविल सर्वेंट को सस्पेंशन पे भेज सकती है, उसकी सर्विसेज सस्पेंड कर देती है या उसे छुट्टी पे भेज देती है जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चल रही होती है। और ये जो पीरियड है ये 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें वन टाइम की एक्सटेंडेबल प्रोविजन मौजूद है, एक्सटेंशन हो सकती है और वो इन राइटिंग में होना चाहिए और अथॉरिटी उस पर रीज़न रिकॉर्ड करे कि जी जब तक ये प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हो सकती तो इसकी सस्पेंशन को या लीव को एक्सटेंड कर दिया जाए। और उसके बाद ये है कि ये प्रोसीडिंग को एक्सपीडाइट किया जाना है। इफ़ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज नॉट एक्सटेंडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ सस्पेंशन, द सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल सीज टू हैपन। अगर ये सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड ना किया जाए तो खुद ब खुद ये सस्पेंशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोविजन है कि प्रोविजन दैट द सिविल सर्वेंट हु हैज़ बीन चार्ज फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज कमिटेड टू अ प्रिजन शैल बी कंसिडर्ड एज अंडर सस्पेंशन। जेल में चला गया कोई बंदा तो वो खुद ब खुद तसव्वुर किया जाएगा कि वो सस्पेंड हो गया जिस डेट से वो अरेस्ट हुआ है, चाहे इसके लिए अब अथॉरिटी की फॉर्मल अप्रूवल नहीं भी मौजूद। इन केस अ सिविल सर्वेंट इज नॉट अरेस्टेड और इज रिलीज्ड ऑन बेल, द अथॉरिटी में सस्पेंड हिम बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर तो वो जेल में है क्रिमिनल ऑफेंस की सूरत में तो वो खुद ब खुद अंडर सस्पेंशन है, अदरवाइज अगर वो बेल पे है या रिलीज हो चुका है तो फिर अथॉरिटी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत उसे सस्पेंड करेगी। 5 का सब रूल 2 कहता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, जैसे कि पे के अंदर या बीपीएस स्केल के अंदर देखते हैं फाइनेंस ट्रिब्यूनल नोटिफाई भी करता है, सस्पेंशन पीरियड के अंदर एक्यूज जो है वो इंटाइटल होता है कि उसे पे एंड अलाउंसेस और अपने बेनिफिट्स ड्रा कर सके जो कि फंडामेंटल रूल 53 के तहत उसे एडमिसिबल है। अगर कोई सिविल सर्वेंट लीव पे भेज दिया जाता है इस जो रूल नंबर 1 के ऑर्डर के तहत यानी सस्पेंशन और लीव के, तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो ड्यूटी पे है और जब उसकी सीनियरिटी काउंट होगी, जब उसके लीव इनकैशमेंट के लिए पीरियड काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट होगा, तो इस पीरियड को ड्यूटी पीरियड कंसीडर किया जाएगा। इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ईओएल। अगर तो वो प्रोसीडिंग से भाग जाता है, अटेंड नहीं करता, अब्सकॉन्डर हो जाता है, तो उस पीरियड को ईओएल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो रूल हैं रूल नंबर 6 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।
इस पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 का पार्ट 2 में हम रूल नंबर 6 से लेकर रूल नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 6 बताता है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के हवाले से। तो इसमें दो तरीक़ेकार हैं। ईएनडी रूल के तहत एक के अंदर इंक्वायरी होल्ड की जाती है और एक में डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। अगर अथॉरिटी ये समझे कि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो एक इंक्वायरी होल्ड करे, तो वो डायरेक्ट भी अक्यूज़ को इन्फॉर्म कर सकती है और जिस डेट से अक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा उस डेट से उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर इंक्वायरी के केस में जिस दिन ये ऑर्डर किया जाएगा तो ये प्रोसीडिंग उस ऑर्डर डेट से स्टार्ट हो जाएंगी। रूल नंबर 7 में जो पहला केस बताया गया है जहां इंक्वायरी डिस्पेंस विद कर दी जाती है, तो उसका एक प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है रूल नंबर 7 में। प्रोसीजर वे इंक्वायरी इज डिस्पेंस विद। अगर अथॉरिटी के ख्याल में इंक्वायरी करना ज़रूरी नहीं है तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि वो अक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा और वो इन राइटिंग इन्फॉर्म किया जाएगा। दो चीज़ें उसे बताई जाएंगी कि कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से एलिगेशन है जिसके बिना पे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा रही है, उसे स्पेसिफाई किया गया, चार्जेस स्पेसिफाई किए जाएंगे और जो पॉसिबल पेनल्टीज प्रपोज की जाएंगी जो कि इम्पोज की जा सकती हैं वो उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। रूल 7 के बी के अंदर उन्हें एक्यूज को ये एक मौका दिया जाएगा कि वो पर्सनल हियरिंग में पेश हो जाए और उसका एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है जो कि 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनलेस के इसको इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए जैसा कि अथॉरिटी चाहे। इसे रिड्यूस या कम नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी से एक्सटेंड कर सकती है 7B के तहत। 7C के तहत जिस दिन अक्यूज से जवाब मौसूल हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो शो काज नोटिस इशू होगा और उसके उसके नतीजे में अक्यूज उसका जवाब दे देता है, उसके टाइम फ्रेम के अंदर अंदर दे देता है, पर अगर वो जवाब नहीं देता तो फिर अथॉरिटी के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो अवेलेबल रिकॉर्ड की बेसिस पे वो फैक्ट्स को एग्जामिन करेगी और डिटरमिन करेगी कि क्या इस पे चार्ज या चार्जेस प्रूव हो गए हैं। उसमें एक प्रोविजन दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट शोकॉज नोटिस जहां पे ये जवाब नहीं वसूल हुआ तो उस सूरत के अंदर इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग्स हैं, सॉरी इंक्वायरी नहीं, प्रोसीडिंग को 30 डेज के अंदर अंदर फाइनलाइज करके डिसाइड करना होता है, सिवाय उनके जहां पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी हो। 7D के अंदर दोबारा यही बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग दी जाएगी उस सूरत में अगर कोई किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है पेनल्टी का, जैसा कि उसके एफ में पेनल्टी को मेंशन किया हुआ है इसी 7 के एफ के अंदर, इफ द चार्ज और चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं, पेनल्टी का ऑर्डर पास करते हैं, तो उससे पहले पर्सनल हियरिंग लाजमी तौर पे उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। 7E के तहत जहाँ पे शो का नोटिस दिया है तो अथॉरिटी के पास पावर है कि उसके जवाब आने पे उसे एग्जोनरेट कर दे कि उसको, और वो इन राइटिंग वो बताएगा कि ये चार्जेस, अथॉरिटी बताएगी अक्यूज को कि ये चार्जेस प्रूव नहीं हुए। एफ के तहत ये प्रोविजन दी गई है अथॉरिटी को कि रूल नंबर 4 में जो पेनल्टीज बताई गई हैं, यानी कि मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी हैं, उनमें से एक या एक से ज़ायद पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं अगर एक्यूज के खिलाफ चार्ज या चार्जेस प्रूव हो जाते हैं। रूल नंबर 8 में प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड के मुतालिक बताया गया कि जब इंक्वायरी इनिशिएट करने की अथॉरिटी इजाज़त देती है या मुकर्रर करती है तो उसमें के अंदर जो इंक्वायरी ऑफिसर हो या इंक्वायरी कमेटी हो तो विद इन 7 डेज ऑफ द ऑर्डर अथॉरिटी जो है उसे
रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी उस इंक्वायरी ऑफिसर को या इंक्वायरी कमेटी को विद इन 7 days, या इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, अथॉरिटी चाहे तो उसे अलाउ कर सकती है। रूल नंबर 9 में प्रोसीजर बताया गया है कि जो अथॉरिटी जब इंक्वायरी लाजमी करनी ही हो, जैसे कि रूल नंबर 7 में था, अगर इंक्वायरी ना करनी हो तो उसका प्रोसीजर रूल नंबर 7 में अभी हमने डिस्कस किया है। तो रूल नंबर 9 में प्रोसीजर बताया गया कि जहां पे अथॉरिटी पहले इंक्वायरी कराती है और उसके बाद फिर उसको डिसाइड करती है, ऐसी सूरत में तो वो एक ऑर्डर पास करेगी, इन राइटिंग पास करेगी, और उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। 9A के अंदर बताया कि सब्जेक्ट टू सब रूल 2, सब्जेक्ट सब रूल 2 9 का सब रूल 2 है, जो जब अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी होती है तो उसमें एक उसका कन्वीनियर मुकर्रर हो जाता है, अगर कमेटी है तो इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जितना ये मुमकिन हो सके जब किसी की इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी उससे सीनियर रैंक की होगी, सीनियर रैंक का ऑफिसर ही उसकी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। अगर वो इंक्वायरी जॉइंटली बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो तो उन लोगों में से जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उससे सीनियर जो ऑफिसर होगा वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, या इंक्वायरी कमेटी में सीनियर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। 9B के तहत इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी प्रोसीजर के अंदर उसे ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि ये जिस तरह हमने 7 के अंदर पढ़ा था, प्रोसीडिंग के ग्राउंड बताए जिसके अंदर चार्जेस बताए जाते हैं, क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है, और उसमें अपॉर्चमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ये अक्यूज को कम्युनिकेट किया जाता है विद इन 14 डेज के अंदर, जब इन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो 14 दिनों के अंदर अंदर अक्यूज को उसे इन्फॉर्म किया जाता है इन राइटिंग। उसके बाद 9B के तहत एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बाय डेजिग्नेशन अपॉइंट किया जाता है जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को फैसिलिटेट करता है। 9D के तहत डायरेक्शन टू द अक्यूज, इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो अक्यूज को डायरेक्शन देता है कि वो अपना रिटर्न डिफेंस इंक्वायरी ऑफिसर या उसके कन्वीनियर को जमा करवाए, लेकिन इसके लिए एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है जो कि 10 दिनों से कम नहीं होना चाहिए और 14 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पीरियड को अथॉरिटी चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। अब सब रूल 2 को देखते हैं। 9 का सब रूल 2 है, इन केस वेयर द मोर, हम जैसे पहले भी इसको जिक्र कर चुके हैं, अगर एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो या अगर एक के खिलाफ भी हो तो जो उससे सीनियर रैंक ऑफिसर होगा वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। अगर जॉइंटली एक से ज़्यादा लोगों की हो रही है तो जो उसमें से सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उससे सीनियर ऑफिसर ही उसकी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। सब रूल 3 के अंदर विटनेसेस की जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को प्रोवाइड की जाती है। इन केस सब रूल 4 में है, in case inquiry officer or any of the member of the inquiry committee is required to be replaced, किसी भी वजह से अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी में से किसी को रिप्लेस करना पड़े तो अथॉरिटी जो है ना उसके लिए एक रिटर्न ऑर्डर करेगी और उसे चेंज करेगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 10 में। यहाँ पे प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर एंड इंक्वायरी कमेटी, अब उनके लिए एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो किस तरह से अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगी। जब अक्यूज की तरफ से रिटर्न रिप्लाई मिलेगा तो उसे विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड में मिले या एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर मिले, और अगर इन केस वहां पे अक्यूज उसे जवाब नहीं देता इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर को, तो फिर वो इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या चार्ज और चार्जेस उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑरल एविडेंस की बुनियाद पर साबित करेगा कि क्या चार्जेस प्रूव हो गए हैं। अगर वो ऐसा समझता है तो वो उसे एक्स पार्टी कर सकता है कि जब उसके उस सूरत में उसका जवाब मौसूल ना हो। ये सब रूल और में हम अच्छा, इसमें सब रूल 1 में 10 के सब रूल 1 में एक बात कही गई है कि जब
कोई विटनेसेस पेश किए जाएंगे, कोई एक पार्टी भी विटनेस पेश करेगा तो दूसरी पार्टी को ये हक हासिल होता है कि वो उन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। 9 का सब रूल 2 में, जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर वो एक्यूज जवाब जमा नहीं कराता तो इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर उस केस को एक्सपार्टी कर सकता है। सब रूल 3 में ये बताया गया है कि ये इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग होंगी ये डे टू डे बेसिस पे होंगी और इसमें कोई भी अजॉर्नमेंट या उसका टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट उसकी अगर हो तो वो रीजन रिकॉर्ड की जाएंगे। और ये जो टाइम है अजॉर्नमेंट का ये 7 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। सब रूल 4 9 का सब रूल 4 के अंदर है कि ये जो स्टेटमेंट होंगे विटनेसेस की वो रिकॉर्ड की जाएंगे और डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव और अक्यूज की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएंगी, उनके मौजूदगी होना जरूरी है। सब रूल 9 का सब रूल 5 के अंदर अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी ये महसूस करती है कि जो एक्यूज है वो इस इंक्वायरी प्रोसीडिंग पर अटेम्प्ट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि वो इसको हैम्पर कर सके, इसे डिस्टर्ब कर सके या इसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सके या उस पर कोई ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट करे कि इंक्वायरी की प्रोसीडिंग में खलल डाले, तो ऐसी सूरत में इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी उसे वार्न करेंगे। और फिर उसके अलावा अगर फिर भी वो बाज नहीं आता, उस वार्निंग के बावजूद बाज नहीं आता, तो फिर वो अपनी फाइंडिंग दे देगा उस इफेक्ट पे और वो ऐसा तरीक़ाकार जो उसे मुनासिब समझे वो तरीक़ाकार अडॉप्ट करेगा जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और उसे वो एक्सपीडाइट करे। 9 का सब रूल 6 के अंदर अगर एक्यूज जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर वहां से एब्सेंट हो जाता है, वो इंक्वायरी को अटेंड नहीं करता या इंक्वायरी कमेटी को अटेंड नहीं करता, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि वो इंक्वायरी को जो है ना वो हैम्पर कर रहा है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है उसकी प्रोग्रेस में। अनलेस, यहाँ एक प्रोविजन है कि अनलेस के मेडिकल लीव जो है वो जो उसने अप्लाई की है वो अथॉरिटी उसे सैंक्शन कर दे और रिकमेंड कर दे बाय द रजिस्टर्ड ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर। अदरवाइज वो ये समझा जाएगा जैसे सब रूल 5 में कहा गया है कि वो इंक्वायरी को हैम्पर करे तो उसके खिलाफ फिर वो वार्निंग इशू कर सकते हैं। 9 का सब रूल 7 के अंदर The inquiry officer and inquiry committee shall complete the inquiry within 60 days। यहाँ टाइम फ्रेम दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर, या अगर अथॉरिटी इसे एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ करती है तो इसके अंदर वो अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा। ये 60 डेज का पीरियड उसका स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी का, और उसकी फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा जो कि विद इन 7 डेज, जब भी इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के फीचर ये होने चाहिए कि उसके अंदर क्लियर कट फाइंडिंग्स होने चाहिए, उसके अंदर क्लियरली और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि आया वो इस बुनियाद पर उस इंक्वायरी को जो है ना उस एक्यूज को एक्सोनरेट कर रहा है या उस पर माइनर और मेजर पेनल्टी को इम्पोज कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम रूल नंबर 12 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 12 प्रोवाइड करता है कि इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी की क्या पावर्स होती हैं। तो इन रूल्स के तहत इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी की पावर्स वही होती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट की होती हैं, जो कि वो सूट जो है ना अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कंडक्ट किया जा रहा होता है, तो उसकी पावर्स उस इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को हासिल होती हैं। इन पावर्स में क्या क्या शामिल है? एक, वो समन कर सकता है या कमेटी समन कर सकती है अटेंडेंस के लिए और एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ। दूसरे नंबर पे डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। तीसरे नंबर पे इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
चौथे नंबर इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इन रूल्स के तहत ये समझी जाएंगी कि ये जुडिशल प्रोसीडिंग है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत। तो ये देखें कि इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी ऑफिसर के पास पावर्स कौन सी होती हैं, सिविल कोड की पावर होती हैं, और इनकी प्रोसीडिंग को जुडिशल प्रोसीडिंग तस्वर किया जाता है। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 में बताया गया कि जहाँ पे रूल नंबर 7 और 9 अप्लाई नहीं होगा, वो रूल नंबर 7 में हमने देखा था कि जहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती और डायरेक्टली शो का नोटिस इशू किया जाता है, और रूल नंबर 9 में इंक्वायरी कंडक्ट करके प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। कुछ केसेस के अंदर रूल नंबर 7 और 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। तो वो दो केस हैं, विद द अक्यूज इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट which has led to a sentence or fine or imprisonment। तो वहाँ पे रूल नंबर 7 और 9 की कार्रवाई नहीं होगी और वो रूल नंबर 13 के तहत उसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा केस है where the authority competent to dismiss or remove a person from service or to reduce a person in a lower post and a pay scale is satisfied that for reason to be recorded in writing by that authority it is not reasonably practicable to give the accused an opportunity of showing cause। तो ये दो केस हैं, दोनों केसेस में रूल नंबर 7 और 9 की प्रोसीडिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। रूल नंबर 14 पे प्रोसीडिंग बिफोर और ड्यूरिंग ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप एंड लीव, ये तीन केस हैं। अगर सिविल सर्वेंट जो कि अक्यूज है वो ट्रेनिंग पे है या स्कॉलरशिप पे है या लीव पे है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर तो वो जो उसकी नॉमिनेशन ट्रेनिंग की है वो स्कॉलरशिप पे है और वो प्रोसीड कर चुका है और ज्वाइन कर चुका है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, देन तो वो उस पूरी प्रोसीडिंग यानी कि उस वक्त तो स्टार्ट होंगी जब वो स्कॉलरशिप पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आएगा। अदरवाइज अगर ऐसी सूरत हाल है कि अगर उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो उसकी नॉमिनेशन जो है वो विड्रा कर ली जाएगी, जो कि नॉमिनेटिंग अथॉरिटी विड्रा करेगी और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाएगी। दूसरे नंबर पे इन सब रूल 3 में बताया गया है कि अगर सिविल सर्वेंट no civil servant shall be denied training on account of ongoing proceeding for a period more than 1 year। तो 1 साल से जायद का पीरियड जो है वो बताया गया है कि वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए 1 साल की डिनाइल का पीरियड है। सब रूल नंबर 4 के अंदर इन केस where a civil servant on leave is required to be proceeded against, his leave shall be cancelled by the authority and shall be called back from the leave to join the proceeding। तो देखें इन तीनों केसेस में, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और लीव के केसेस में, स्कॉलरशिप का केस है अगर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है तो उसकी प्रोसीडिंग उसके वापस आने पे की जाएंगी जब वो अपना स्कॉलरशिप पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। रूल नंबर 15 में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो ऊपर हमने देखा था रूल के तहत बाय डेजिग्नेशन अपॉइंट किया जाता है। तो वो इस सारी प्रोसीडिंग में कौन कौन से ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, उसमें पहली ड्यूटी उसकी ये है कि वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को असिस्ट करेगा उस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान और पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट भी रहेगा और वो रेलिवेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा और उसकी ये तमाम डेटा हेयरिंग पे मौजूद रहेगा। अभी हमने पहले ये देखा था कि जो डिपार्टमेंटल असिस्टेंट है जब उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग विटनेसेस वगैरह होती हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ मौजूद होना ज़रूरी होता है। ये बी के अंदर उसकी ड्यूटीज़ को यहाँ पे दोबारा से बताया कि क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेस प्रोड्यूस बाय द अक्यूज एंड विद द परमिशन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर एंड इंक्वायरी कमेटी एज अ केस में भी, और वो क्रॉस एग्जामिन करेगा उस प्रोसिक्यूशन को। तीसरे नंबर पे रिबट द ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस ऑफर्ड बाय द अक्यूज बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर। तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से एक तरह से वकील के तौर पे काम कर रहा होता है, तो जो अक्यूज अपने ग्राउंड्स पेश करेगा डिफेंस में उसे रिबट भी करेगा। सब रूल
टू जो है 15 का सब रूल 2, इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल टू द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग। जो डिपार्टमेंट ऑफिसर मुकर्रर किया गया, रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया गया, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ में नाकाम हो जाता है तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्डर्स टू बी पास्ड ऑन द सीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी। जब इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी उसे एग्जामिन करेगी, उसकी रेलिवेंट केस को, उसके मटेरियल को, उसके एविडेंस को वो एग्जामिन करेगी और देखेगी कि क्या उसने रूल्स के मुताबिक इस इंक्वायरी को कंडक्ट किया है। इफ अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड अंडर सब रूल 1 that the inquiry has been conducted in accordance with the provision of this rule, it shall further determine whether the charge or charges have been proved। तो पहले तो उसकी लेजिटिमेसी को देखेगी कि आया वो रूल के मुताबिक हुए, फिर उसमें देखेगी क्या चार्ज या चार्ज प्रूव हो गए हैं। तो सब रूल 3 में बताया गया कि अगर सब रूल 2 के तहत वो सेटिस्फाई हो जाती है कि वो इंक्वायरी जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल्स नहीं की गई, तो ऐसी सूरत में, और वो सफिशेंट ग्राउंड्स हैं उसके, तो ऐसी सूरत में एक डिनोवो इंक्वायरी का ऑर्डर इशू कर सकती है और इस इंक्वायरी के अंदर वो उसकी एरर और कमीशन और ओमिशंस को भी बताएगी। सब रूल 4 के अंदर देखें तो उस बात को बताया गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी, उसे भी कहा जाएगा कि वो एक्सप्लेन करें कि वो उसने इस इंक्वायरी को एज पर रूल कंडक्ट क्यों नहीं किया और उसने मेरिट बेस्ड केस को क्यों नहीं देखा और वो उसकी रिसीट ऑफ रिप्लाई को या उसने केस को क्यों इग्नोर किया है, और उसकी ओमिशन एंड कमीशन जो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी ने की होगी was not in good faith and there are grounds to proceed against the inquiry officer and inquiry committee। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अथॉरिटी ये समझेगी तो उस इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। रूल नंबर सब रूल नंबर 5 में ये बताया कि वे चार्जेस आर डिटरमिन्ड not to have been provoked, the authority shall exonerate the accused by order in writing। जहाँ पे चार्जेस प्रूव नहीं होंगे तो वहाँ अल्टीमेटली उसे अक्यूज को बरी कर दिया जाएगा। सब रूल 6 में बताया गया है कि जहाँ पे चार्जेस प्रूव हो जाते हैं अक्यूज के खिलाफ, तो अथॉरिटी एक शो का नोटिस इशू करेगी उस अक्यूज को देगी कि उसे एक कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। उसमें उस अक्यूज को चार्ज या चार्जेस प्रूव जो हुए हैं उसके खिलाफ और जो पेनल्टीज प्रपोज की जा सकती हैं वो उन्हें इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो शो का नोटिस का जवाब दे। उस पेनल्टी या पेनल्टीज जो उसे इम्पोज की एक्सपेक्टेड हैं प्रपोज करने की, और वो बताया जाए कि as to why one or more penalties are provided in the rule number 4, including the penalty of dismissal from service, may not be imposed upon the him and submit additional defense in writing। तो उससे वो जवाब मांगते हैं शो काज नोटिस के जवाब। तो इसमें जैसे हमने पहले रूल नंबर 7 में और 9 में पढ़ा था, तो ये पीरियड 10 डेज से लेस नहीं होना चाहिए और 14 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू द अक्यूज्ड, और उसे फिर एक पर्सनल हियरिंग भी अफोर्ड की जाएगी, उसे प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ एक प्रोविजन मौजूद है, दैट द अक्यूज शेल इन हिज रिप्लाई टू शो काज नोटिस इंडिकेट एज टू वेदर ही वांट्स टू बी हेयर्ड इन पर्सन और नॉट। तो ऐसी सूरत हाल में जो अक्यूज होगा वो अपनी रिप्लाई में बताएगा क्या वो पर्सनल हियरिंग चाहता है या नहीं चाहता। इसके सी में बताया गया कि डायरेक्ट द डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू अपेयर विद द आर रेलिवेंट रिकॉर्ड ऑन द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग। तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तमाम रिकॉर्ड लेकर पर्सनल हियरिंग वाले दिन अटेंड करेगा। रूल नंबर 7 में सब रूल नंबर 7 में बताया गया आफ्टर ड्यूली कंसीडरिंग द रिप्लाई of the accused to show cause notice and affording personal hearing to the accused and appropriate, the authority shall keeping in view the finding and recommendation of inquiry committee or inquiry officer as the case may be, facts of these case of the defense offered by the accused is requested by an order in writing। तो दो ही एक्शन उसके होंगे, या तो एक्सोनरेट कर देंगे
अक्यूज को कि वो चार्जेस या चार्ज प्रूव नहीं हो रहे, या उसे एक या एक से ज़्यादा पेनल्टी जो कि रूल नंबर 4 में दी गई हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो वो इम्पोज कर दी जाएंगे। इसमें दो प्रोविजन मौजूद हैं। नंबर एक कि वेयर चार्जेस ऑफ द ग्रेव करप्शन आर प्रूव्ड अगेंस्ट एन अक्यूज, द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शैल बी इम्पोज। करप्शन की सूरत में उसे डिसमिस किया जाएगा। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का मतलब ये है कि वो फर्दर कोई किस्म की गवर्नमेंट जॉब करने से नाअहल हो जाएगा। तो इसके साथ साथ उसके अगर रिकवरी भी मौजूद है तो रिकवरी की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। Where the charge of absence from duty for a period of more than 1 year is proved against the accused, the penalty of compulsory retirement or removal from service shall be imposed upon him. देखें, ये दो बहुत बड़ी सख्त सज़ाएं दी गई हैं। करप्शन की सूरत में डिसमिसल की सज़ा है, और अगर वो लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 1 ईयर अपसेंट रहता है तो उसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। और इसका एक इम्पैक्ट ये है कि एक तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा, उस सूरत में होगा जब वो 1 साल से ज़्यादा अपने पीरियड से गैर हाजिर रहा है, और या उसे कंपलसरी रिटायर कर दिया जाएगा। सब 16 का सब रूल 8 के अंदर बताया गया, आफ्टर रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू अ शो कॉज नोटिस एंड अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सन है द अथॉरिटी except where the Prime Minister himself is the authority, shall decide the case within a period of 30 days, excluding the time during the post held by the authority remained vacant। यहाँ टाइम फ्रेम बताया गया, जैसे कि हमने रूल नंबर 7 में देखा था कि 30 डेज के अंदर अंदर उसने केस को क्लोज करना होता है। रूल नंबर 7 में पर्सनल हियरिंग से मुतल्लिक है। नॉट notwithstanding the proviso of the clause B of the sub rule 6 of the rule 16 जो अभी हमने देखा है, अथॉरिटी में by an order in writing call the accused and the department representative along with the relevant record of the case to appear before him or before a hearing officer who shall as far as possible the senior rank to the accused appointed by the authority of her personal hearing on fixed date and time। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी वो इस पर्सनल हियरिंग को अटेंड करेगा। रूल नंबर 18 में बताया गया है कि अगर सिविल सर्वेंट डेपुटेशन पे है या वर्किंग किसी दूसरी गवर्नमेंट से मतलब फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई और प्रोविंशियल में वो काम कर रहा है या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है, तो उसका एक प्रोसीजर बताया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में फेडरल यानी कि जो गवर्नमेंट जिसका सिविल सर्वेंट होगा वो आस्क द रेलिवेंट गवर्नमेंट और बारिंग ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट एंड फॉरवर्ड द केस टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट। तो जहाँ पे वो मौजूद होगा वहाँ से केस फॉरवर्ड होगा उसके पेरेंट डिपार्टमेंट को। तो बी में उसके इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम ऑन इट्स ओन अंडर दीज, वो फिर अपने रूल्स के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सब रूल 218 का सब रूल 2 में है कि जहां इन केस मेंबर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विस पोस्टेड इन द प्रोविंस एस्टेब्लिशमेंट may refer a case to a chief secretary concerned for probe or fact finding inquiry and may initiate proceeding on the finding of that probe or fact finding inquiry or on its own if no finding are received within the 2 months। तो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी को कहेगी कि वो इससे प्रोसीडिंग स्टार्ट करे। अगर 2 महीने में नहीं होती तो वो खुद उससे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। Provided that in case of proceeding against any chief secretary of the province, the establishment shall frame the charges and initiate the disciplinary proceeding with approval of the prime minister। अगर चीफ सेक्रेटरी के ही खिलाफ प्रोसीडिंग हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ कर सकती है। रूल नंबर 19 में अपील का बताया गया कि अपील का जो तरीक़ाकार जैसे 73 में था उसी तरह सिविल सर्वेंट अपील रूल्स 1977 के तहत उसका राइट महफूज है कि वह अपील कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पेनल्टी इज इम्पोज्ड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट देयर शैल बी नो अपील बट द सिविल सर्वेंट कंसर्न्ड मे अप्लाई फॉर रिव्यू। प्रेसिडेंट अगर उसकी अथॉरिटी है तो वो सिर्फ उसे रिव्यू करवा सकता है। 20 नंबर रूल में अपेयरेंस ऑफ द काउंसिल, यहाँ बताया गया कि जितनी भी प्रोसीडिंग है वो डायरेक्ट शो का नोटिस हो, इंक्वायरी ऑफिसर के पास हो, पर्सन हेयर हो, तो वह बजाते खुद पेश होगा। कोई अपनी काउंसिल जो है अपॉइंट नहीं कर सकता, काउंसिल उसके बिहाफ पे पेश नहीं हो सकता। रूल नंबर 21 में रिपील
तो बताया गया कि जो END रूल्स 1973 थे वो END रूल्स 2020 के आने के बाद वो रिपील हो गए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दीज प्रोविजंस। हाँ, अगर यहाँ भी ये बताया गया है सब रूल 2 में कि अगर कोई प्रोसीडिंग रूल नंबर END रूल 1973 के तहत हो रहे थे और वो कंटिन्यू है तो वो उसी रूल्स के तहत ही ट्रीट किए जाएंगे, वो 2020 के रूल्स के तहत ट्रीट नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो केसेस लिगेसी में मौजूद हैं वो 1973 के रूल्स के तहत ही ट्रीट किए जाएंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक क्लोज हो गया है। अगर इन इसमें से किसी कोई पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हुई हो या फर्दर कोई क्वेश्चन हो END रूल 2020 के तहत तो आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।